नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानी उसने कहा था। ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी इसे माना गया है। इसे हिंदी कहानी का माइलस्टोन यानी कि मील का पत्थर भी कहा जाता है। कहानी शुरू करने से पहले हम गुलेरी जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जीवन काल 1883 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक रहा, हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। उनका जन्म जयपुर में हुआ। वे बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे, यानी बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही इनमें एक साहित्यकार की प्रतिभा विद्यमान थी। इनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल, विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक विस्तृत था, यानी कि अनेकों क्षेत्रों में इनको ज्ञान था, इनकी प्रतिभा थी। उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है, जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा आदि कहानियाँ भी लिखी। कछुआ धर्म, मारे सी मोही कुठाव आदि उनकी निबंध कला के प्रतिमान हैं, सुंदर नमूने हैं। उन्होंने मासिक पत्र समालोचक का संपादन किया और वे नागरी प्रचारिणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे। 39 वर्ष की अल्प आयु में उनका निधन हो गया। आइए बात करते हैं अब हम इस कहानी के विषय में, पाठ के विषय में। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 18 ईस्वी तक चला, की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है, मर्मस्पर्शी कहानी है, जिसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। अमृतसर के बाजार का दृश्य, यानी कि अमृतसर के चहल पहल भरे बाजार से इस कहानी की शुरुआत होती है और इसका जो अंत है कहानी का, वो इस कहानी के मुख्य पात्र लहना सिंह की मृत्यु पर ये कहानी समाप्त होती है। तो अमृतसर के बाजार का दृश्य बालक बालिका का बाल सुलभ यानी जो बालकों का स्वभाव है, बाल सुलभ निश्चल प्रेम, महायुद्ध का वातावरण और लहना सिंह के आत्मोत्सर्ग आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है। ये कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्युशैया पर समाप्त होती है। यह उत्सर्ग लहना सिंह का जो उत्सर्ग है, जो अपने प्राणों का बलिदान देता है युद्ध भूमि में, यह प्रेम वेदना जनित नहीं, केवल प्रेम की पीड़ा से ही उत्पन्न नहीं है, बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता भी है, यानी कि उसने अपने कर्तव्य को पूर्ण किया, इस बात की प्रसन्नता, इस बात की खुशी भी है। आंचलिक शब्दों का आशय है अंचल विशेष, जिससे संबंधित, जिस क्षेत्र से संबंधित ये कहानी है, जहाँ से संबंधित इस कहानी के पात्र है, वहाँ उस अंचल विशेष की जो व्यवहार की जो भाषा है, उस भाषा के प्रचलित शब्द यहाँ पर इस कहानी में प्रयुक्त हुए हैं, जिन्हें आंचलिक शब्द कहते हैं। अंचल विशेष की भाषा के शब्द आंचलिक शब्दों के साथ यथार्थ वर्णन यानी कि वास्तविकता का वर्णन, उत्कट भाव व्यंजना से यह कहानी हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर, एक विशेष संपत्ति है, खास संपत्ति है। तो देखें, यहाँ जो पाठ परिचय है, यहाँ से आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो देखें, सबसे जो पहला प्रश्न बनता है इस कहानी से, आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, उसकी बात करें हम। आप प्रश्न लिखें, उसने कहा था कहानी का कथानक निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है।
जिसका अंत मृत्युशैया पर होता है, जिसका अंत मृत्युशैया पर होता है। कथन की विवेचना कीजिए, कथन की विवेचना कीजिए। तो देखें, कहानी का आरंभ निश्चल प्रेम से, भीड़ भरा बाजार है, अमृतसर की चहल पहल भरे बाजार से कहानी की शुरुआत होती है, जहां 12 वर्ष का एक लड़का और 8 वर्ष की लड़की दोनों मिलते हैं। और फिर देखें, इस कहानी के अंदर बीच में हम जब कहानी पढ़ेंगे, यानी कि कहानी की शुरुआत जो है बड़े सहज रूप से होती है। लड़के और लड़की के मिलन में किसी प्रकार की बनावट नहीं है। दूसरा, इस कहानी का जो मुख्य बिंदु है वो त्याग है। तो कहानी का जो नायक है लहना सिंह, उसने अपने जीवन में कितना त्याग किया है। कई उदाहरण इस बात के आए हैं। लहना सिंह ने सूबेदार का जो पुत्र है बोधा सिंह, उसके लिए त्याग किया है। उसने किस प्रकार त्याग किया है वो सब कुछ तो हम जब ये कहानी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। और फिर उसने अपने जीवन में एक और कर्तव्य का निर्वाह किया है, त्याग किया है। प्रेम के प्रति कर्तव्य को निभाने के लिए उसने अपने प्राणों का उत्सर्ग दिया है। देश के प्रति भी वो कर्तव्य को निभाता है। तो जिस प्रकार जैसे जैसे आप ये कहानी पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस प्रश्न का जो पूरा उत्तर है पूरी कहानी पढ़ने के साथ ही आपको स्पष्ट होगा। सबसे महत्वपूर्ण इस कहानी का मैं मानूंगी कि ये प्रश्न है। बिल्कुल इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए आप इस कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अब हम कहानी। अंकों में विभाजित है कहानी। पहला अंक पढ़ते हैं हम, पहला दृश्य, पहला अंक। कहानी की शुरुआत अमृतसर के चहल पहल भरे बाजार से हो रही है। दृश्य है देखें बाजार का। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है। अंडरलाइन करें, यदि आपके पास किताब आप लेकर के बैठे हैं तो आप अंडरलाइन करें। अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। फिर आप लिखें, अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। इसको आप अंडरलाइन करके और आगे लिख दें आप, लेखक के कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका क्या अर्थ है। लेखक का आशय अन्य शहरों की गाड़ी इक्के वालों की जो कड़वी बोली है उससे अमृतसर के इक्के गाड़ी वालों की सभ्य शिष्टाचार से युक्त और मधुर बोली को दिखाना है। यानी कि लेखक के कहने का आशय ये है कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वाले जो होते हैं उनकी जो बोली है वो बहुत कड़वी होती है, सुनने वालों के ऊपर बहुत बुरा असर करती है, उन्हें बहुत बुरा लगता है। किंतु अमृतसर के जो बम्बू काट वाले हैं उनकी बोली जो है बड़ी मधुर है और बड़ी शिष्टता से युक्त है। ये बात दिखाने का लेखक का आशय है इसका। उनका धैर्य और पैदल चलने वालों के प्रति उनका व्यवहार बड़े शहरों के गाड़ी इक्के वालों के अशिष्ट व्यवहार से दुखी लोगों को निश्चय ही मरहम के समान सुखदायी लगेगा। ये है इस कथन का आशय। बिल्कुल ये प्रश्न करना है आपको। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पौरे को चींथकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं। ये तो बात हुई है अन्य शहरों के इक्के गाड़ी वालों की कि वो किस प्रकार चलते हैं, रास्ते में राहगीरों के साथ किस प्रकार का बर्ताव होता है, उनका कैसा व्यवहार होता है, उनका कैसे तौर तरीके होते हैं, उसकी बात हुई है। कि बड़े बड़े शहरों में चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शहर हैं जिसकी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन उन चौड़ी सड़कों पर भी अपने घोड़ों की पीठ पर चाबुक चलाते हुए और रास्ते में जो पैदल चल रहे हैं उनके आंखों के न होने पर तरस खाते हैं। देखो व्यंग्यात्मक भाषा है, आंखें तो होती है, लेकिन यदि वे अपने ध्यान में चल रहे हैं और उनके घोड़े के बीच में आते हैं तो उन्हें क्या लगता है कि अंधा है। और कभी कहीं कहीं दृश्य कैसे होते हैं कि बेचारे पैदल चलने वालों के पैरों की उंगलियों को चींथ करके अपने को ही सताया हुआ बताते हैं। यानी कि उनके पैरों पर से अपने घोड़े को लेकर के जा रहे हैं, उनके पैरों को रौंदा है नीचे, लेकिन फिर भी स्वयं को परेशान बताते हैं कि कहाँ बीच में आकर के विघ्न डाल दिया।
और फिर संसार भर की मानो ग्लानि निराशा उनको हो रही है कि उसके पैर को रौंद दिया, इस बात के लिए निराशा भी हो रही है, कहाँ मेरे बीच में आ गया। क्षोभ यानी कि क्रोध और दुख के अवतार बने, यानी कि ये सारे भाव उनके हृदय में उत्पन्न होते हैं, लेकिन फिर वो नाक की सीध में चले जाते हैं, यानी कि जिधर उनका मुंह होता है चले जाते हैं, बिल्कुल भी रुकते नहीं हैं, धैर्य का परिचय नहीं देते हैं। ये तो दृश्य है बड़े बड़े शहरों के सड़कों के, एक गाड़ी वालों के। तब अमृतसर में क्या होता है देखो, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले, बिरादरी यानी जाति, समुदाय, समूह, वर्ग, तो उनकी बिरादरी वाले यानी कि इक्का गाड़ी वाले तंग चक्करदार गलियों में, इधर गलियां कैसी देखो, तंग है मतलब संकरी गलियां हैं, चक्करदार गलियां हैं, और उधर कैसी थी, चौड़ी सड़कें, लेकिन फिर भी उनके तौर तरीके देखो। और यहाँ इन तंग गलियों में भी देखो, हर एक लड़ी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, यदि कोई ठेले वाला सामने मिल गया है, यदि कोई भी सामने मिला है तो उनके लिए रुकते हैं। कौन? अमृतसर के बम्बू कार्ट वाले। सब्र का समुद्र उमड़ा कर, समुद्र उमड़ने का मतलब ये कि अपार धैर्य का, सब्र का परिचय देते हुए क्या कहते हैं, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, कहते हुए, यानी कि रास्ते में जो कोई भी आता है, बुजुर्ग, छोटा बड़ा, सबको अपने अपने सम्मान के अनुसार, अपेक्षित सम्मान के अनुसार सबको संबोधित करते हुए, सब्र का परिचय देते हुए अपने लिए रास्ता मांगते हैं। फेंटों, खच्चरों और बतखों, ये रास्ते में मिलने वाले जो भी पशु पक्षी प्राणी जो भी है, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं, राह खेते हैं जंगल में से, यानी कि इन लोगों की भीड़ में से होकर के अपने लिए रास्ता बनाते हैं। क्या मजाल, क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं, कहने का आशय ये है कि सबके साथ सम्मान का व्यवहार करते हैं। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, ऐसा नहीं कि उन्हें बोलना नहीं आता, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई, धीमा असर करते हुए उनकी ज़ुबान चलती है, लेकिन बहुत महीन मार करती है, गहरा प्रभाव छोड़ते हुए। कैसे, किस तरीके से उनका व्यवहार देखें। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी, देखो ये चितौनी जो है ये चेतावनी के लिए आया है और आंचलिक शब्द है बिल्कुल। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, लीक यानी रास्ते से नहीं हटती है, तो उनकी वचनावली यानी कि उनके शब्दकोश के ये नमूने हैं, किस प्रकार से बोलते हैं वे। हट जा जीणे जोगिए, तू जीने योग्य है, जीणे जोगिए, जोगिए नहीं योग्य। हट जा कर्मा वालिए, तू कर्म वाली है। हट जा पुता प्यारिए, तू अपने पुत्रों को प्रिय है। बच जा लंबी उम्रा वालिए, अभी लंबी उम्र तेरे सामने पड़ी है। समष्टि बोले तो संसार, समष्टि संसार या समाज जो भी है, समष्टि में इनके अर्थ है किनके, हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुता प्यारिए, बच जा लंबी उम्रा वालिए। समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो इस प्रकार से अपने लिए रास्ता मांगते हैं। यदि कोई बुढ़िया रास्ते में आ जाए, बार बार कहने पर भी यदि वो नहीं हटे, तो इस प्रकार इतनी मधुर वाणी में धीमा असर करते हुए उनके ये शब्द होते हैं, तो सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता और इन्हें रास्ता भी मिल जाता है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि बड़े बड़े शहरों के एक गाड़ी वालों की जुबान की कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। यानी कि बड़े बड़े शहरों के जो एक गाड़ी वालों की अशिष्ट बोली से, कड़वी बोली से जिनको बुरा लगा है, वे लोग अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली की मधुरता को सुन करके और उनके लिए वो क्या होगा, मरहम के समान सुखदायी होगा। हाँ, अब देखें कहानी आगे बढ़ती है
ऐसे बम्बू काट, देखो बड़ा सहज वर्णन किया है लेखक ने। कहानी की शुरुआत बहुत सहज तरीके से हो रही है कि अमृतसर का चहल पहल भरा बाज़ार है, अमृतसर में बम्बू काट वालों की भीड़ है सड़कों पर, और ऐसे ही बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। अब इस लड़के और लड़की का मिलन भी सहज है बिल्कुल, जिसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है, बहुत स्वाभाविक तरीके से लड़के और लड़की का मिलन होता है। उसके बालों और इसके ढीले सुतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख है। लड़के के सिर पर बाल है और लड़की ने ढीला सुतना पाजामा पहन रखा है जैसा सिख लड़कियां पहनती हैं। तो इनकी वेशभूषा पहनावे से ऐसा लगता है कि दोनों सिख है। वह अपने मामा की केश धोने के लिए दही लेने आया है, कौन? लड़का। और यह यानी लड़की रसोई के लिए बढ़िया लेने आई है। और दुकानदार क्या कर रहा है देखें, दुकानदार एक परदेसी से गुंथ रहा है, यानी उलझ रहा है परदेसी से। क्यों उलझ रहा है परदेसी? ये जो सर्वनाम शब्द है, ये जो सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है? परदेसी के लिए। जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। उसने शेर भर गीले पापड़ लिए हैं, किसने? परदेसी ने। और इस जिद पर अड़ा है कि वो उनको गिन कर ही लेगा, और गीले पापड़ गिनना संभव भी नहीं। इतने में लड़के और लड़की को बात करने का अवसर मिल गया। लड़का शुरुआत करता है, तेरे घर कहाँ है? लड़की कहती है मगरे में, और फिर साथ ही पूछ भी लेती है कि तेरे? तो लड़का कहता है मांझे में। फिर लड़के ने पूछा अपना उत्तर देकर के पूछ लिया अगला प्रश्न कि यहाँ कहाँ रहती है? तो लड़की ने कहा अत्तर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। फिर लड़का कहता है मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। और इनकी इतनी बात हुई, इतने में दुकानदार उससे निपट गया। किससे निपटा? उस परदेसी से जो शेर भर गीले पापड़ को गिनने के लिए बहस कर रहा था। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले, जो भी सामान चाहिए था ले लिया, दोनों साथ साथ रवाना हुए। कुछ दूर जाकर लड़की ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या पूछा? तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई भी आंचलिक शब्द है, आशय है सगाई। इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। ये देखो बिल्कुल बाल सुलभ स्वभाव यहाँ लेखक ने वर्णित किया है। दूसरे तीसरे दिन फिर देखो इन दोनों का मिलना होने लगा। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात यानी अचानक दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई? उत्तर में वही धत मिला। एक दिन देखो क्या हुआ, एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। लड़के की संभावना के विरुद्ध यानी लड़के को ये संभावना नहीं थी कि इसका जवाब ये होएगा, किंतु लड़की ने ये जवाब दिया कि हाँ हो गई। फिर देखो तो लड़का पूछता है कब? लड़की कहती है कल। देखती नहीं ये रेशम से कटा हुआ सालू? लड़की भाग गई। देखो यहाँ प्रश्न बनता है। प्रश्न 2 तरीके से पूछा जा सकता है किंतु उत्तर उसका एक ही रहेगा। प्रश्न ये भी हो सकता है कि लड़के की संभावना के विरुद्ध उत्तर सुन करके लड़के की संभावना के विरुद्ध उत्तर सुन करके लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। यानी देखें संभावना के विरुद्ध उत्तर सुनकर लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई या लड़के की क्या प्रतिक्रिया हुई। ये जो लड़का है वो लहना सिंह है, कहानी का मुख्य पात्र है, किंतु अभी तक हमें नहीं पता है कि लहना सिंह है या क्या है। अभी तक हमारे लिए, हम पाठकों के लिए एक लड़का और एक लड़की ही है। तो प्रश्न यहाँ ये बनेगा संभावना के विरुद्ध उत्तर सुनकर लड़के की क्या प्रतिक्रिया हुई, या फिर प्रश्न ये बनेगा कल देखते नहीं ये रेशम से कटा हुआ सालू ये ले लिया। और फिर आगे प्रश्न यूँ होगा लड़की के इस कथन का बालक लहना सिंह के मन और व्यवहार पर क्या असर पड़ा। ठीक है, बिल्कुल आपने प्रश्न लिख दिया होगा। संभावना के विरुद्ध उत्तर सुनकर लड़के की क्या प्रतिक्रिया हुई, या कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू लड़की के इस कथन का बालक लहना सिंह के मन और व्यवहार पर क्या
प्रभाव पड़ा है, क्या असर पड़ा। तो देखिए, लड़की से संभावना के विरुद्ध उत्तर सुन करके लैला सिंह के मन को एक धक्का सा लगा। जाहिर सी बात है, उसको एक धक्का सा लगा। उसे ऐसा लगा मानो उसकी प्रिय वस्तु किसी ने छीन ली हो उससे। और फिर उसने क्या किया, देखो, लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में यानी नाली में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, यानी उससे भी टकराया। तो उसके बेचारे की छाबड़ी में जो पैसे थे, दिन भर उसने जो मेहनत की थी, वो इधर उधर हो गए। एक कुत्ते की पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। आई बात समझ में। यानी ये उसके मन पर प्रभाव पड़ा। और उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको एक धक्का सा लगा, जैसे किसी ने उसकी सबसे प्रिय वस्तु उससे छीन ली हो। और ये तो उसके मन पर प्रभाव पड़ा। उसके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ा, देखें, उसके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ा कि उसने क्या किया, उसने लौटते हुए एक लड़के को धकेला, छाबड़ी वाले की कमाई खत्म कर दी, कुत्ते को पत्थर मारा, किसी से टकरा करके अंधे की उपाधि पाई। यानी कि उसका व्यवहार जो है वो चिढ़ से भर गया, यानी कि वो चिढ़ने लगा। आई बात समझ में। तो ये प्रश्न जो लिखाए हैं आपको, सबसे पहला प्रश्न जो लिखाया था वो तो भले आप आज नहीं करेंगे। जो पाठ परिचय से जो प्रश्न लिखाया था वो प्रश्न आप कहानी पूरी होने के बाद करेंगे। लेकिन जो 2 प्रश्न और लिखाए हैं, अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं, बिल्कुल ये प्रश्न करना है आपको। और संभावना के विरुद्ध उत्तर सुनकर लड़के की क्या प्रतिक्रिया हुई, ये 2 प्रश्न बिल्कुल आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ये पहला दृश्य समाप्त हुआ। दूसरा दृश्य हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।